विलियम कैथबर्ट फॉकनर सितंबर 25, 1897 से जुलाई 6, 1962 is widely regarded as one of the greatest American writers of the 20th century, known for his complex narrative style, deep exploration of the human condition, and creation of fictional Yokna Pata योगना Pataupa. योगना पाटवा बोलते हैं, लेकिन अब पटापा लिखा हुआ है। हम सुने हैं विलियम इसके फॉकनर बारे है, इनका डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 25, 1897 से जुलाई 6, 1962 है। ये ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर है 20th सेंचुरी के, और इनका कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्टाइल है, मतलब नैरेट करने का जो स्टाइल है, और ह्यूमन कंडीशंस के बारे में बताते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और एक फिक्शनल, मतलब जो रियल नहीं है, योकना पटाओपा, ये जो है एक फिक्शनल, ये काउंटी फिक्शनल सिटी है सर। हाँ, टाउन सिटी जो भी बोल सकते। Born in New Albany, Mississippi, Faulkner grew up in Oxford, Mississippi, which profoundly influenced his fictional Yukna Pataupa County, a microcosm of the American South. His family was rooted in Southern history with a legacy of Confederate pride and decline which shaped his thematic concerns. He was a shy, imaginative child, often preferring reading and storytelling to formal education. He dropped out of high school and briefly attended the University of Mississippi, Ole Miss, but never graduated. इनका जन्म हुआ था एल्बनी, मिसिसिपी में, और ऑक्सफोर्ड में ये बड़े हुए, मतलब मिसिसिपी, मतलब ऑक्सफोर्ड तो यूनिवर्सिटी है, मिसिसिपी जगह का नाम है। और ये जो फिक्शनल काउंटी है योकना पटाओपा, वहीं से जो है प्रभावित है। अमेरिका के साउथ में ये कोई जगह है शायद। और इनका जो फैमिली है वो साउदर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, with a legacy of Confederate pride and decline. और pride और decline, मतलब ये सब कुछ जो है इनका फैमिली से रिलेटेड है, और इनका जो भी क्रिएशन है वो सब जो है ये सब से इन्फ्लुएंस्ड है। साई किस्म के थे, शर्मीले किस्म के थे, इमेजिनेटिव थे, कल्पना करते थे, रीडिंग पसंद था, स्टोरी टेलिंग, फॉर्मल एजुकेशन की जगह जो है ये सब को ज्यादा प्रीफर करते थे ये, और हाई स्कूल से ड्रॉप आउट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी अटेंड किए थे, लेकिन कभी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट नहीं किए। पेरेंट्स है, फादर मरी कथबर्ट फैकनर 1870 से 1932, a railroad worker and later a university business manager. Murray's detachment and alcoholism influenced Faulkner's portrayal of dysfunctional families. इनके पिताजी मूरी कथबर्ट फैकनर 1870 से 1932 एक रेल रोड वर्कर हैं थे, बाद में जो है यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैनेजर बने, और मूरी जो है डिटैचमेंट, मतलब इनको लगाव नहीं रहता था फैमिली से, अल्कोहल लेते थे, शराब पीते थे, और वो ये सब चीज जो है इनका जो भी अपने का जो कैरेक्टर वगैरह है वो सब ये सब से इन्फ्लुएंस्ड है। डाइपर्सनल फैमिलीज। मदर है मॉड
बटलर फैक्नर 1871 से 1960, अ कल्चर्ड वुमेन, इनकी मम्मी है मॉड बटलर फैक्नर 1871 से 1960। कल्चर्ड है मतलब कल्चर्ड वुमेन है, करेस्ट जो इन्फ्लुएंस मतलब जो इंकरेज की फॉक्नर के लव को, जो ये लिटरेचर साहित्य के प्रति जो इनका लगाव है, आर्ट इस सब में, और उनका इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, मतलब इनकी मम्मी जो है बहुत इनका जो इंटेलेक्ट है, इनका जो मतलब ये सब जो बुद्धि ज्ञान मीन्स कल्चर्ड वुमेन है और लिटरेचर को के प्रति उनका भी इंटरेस्ट है, इंकरेज की, ये सब से उनका अर्ली डेवलपमेंट जो है प्रभावित हुआ फॉक्नर का। पर्सनल लाइफ, फॉक्नर मैरिड इसेल ओल्डहैम in 1929 after a स्टिल tumultuous courtship. She was previously married. Their marriage was strained by his alcoholism and affairs, but produced one daughter, Jill Faulkner. He worked briefly in Hollywood as a screenwriter to support his family, contributing to films like The Big Sleep 1946. Faulkner was known for his reserved personality, heavy drinking and deep connection to Mississippi's history and culture. फॉक्नर जो है, इनका विवाह हुआ इसेल ओल्डहैम से 1929 में ट्यूमिल्टस कोर्टशिप, यानी क्या होता है कोर्टशिप, कोर्टशिप और पहले भी जो है कोर्टशिप मतलब यहाँ कोर्टशिप मतलब यहाँ कोर्ट को दर्शा रहे क्या सर? क्योंकि शी वाज प्रीवियसली मैरिड, मतलब कि पहले से शादीशुदा थे। पहले से शादीशुदा थी, इनसे मैरिज हुआ, और ये अल्कोहल वगैरह शायद लेते थे, जिससे इनका मैरिड लाइफ बहुत अफेक्ट हुआ, अफेयर्स वगैरह, और एक डॉटर हुआ, नाम है जिल फॉक्नर, और थोड़ा बहुत ही हॉलीवुड में काम किए थे स्क्रीन राइटर के रूप में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और फिल्म है द बिग स्लीप 1946 में जो हुआ था। और ये रिजर्व्ड पर्सनैलिटी के थे, मतलब इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, और मिसिसिपी के हिस्ट्री और कल्चर से इनका बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन था, मतलब जुड़े हुए थे मिसिसिपी जो जगह है साउथ में। डेथ, फॉक्नर डाइड ऑन जुलाई 6, 1962 इन Byhalia, Mississippi, from a heart attack following a fall from a horse, exacerbated by his chronic alcoholism. He was 64 years old. जुलाई 6, 1962 में इनका डेथ हो गया, बिहेलिया में, मिसिसिपी में एक जगह है, हार्ट अटैक से डेथ हुआ। बाद में ये जो है घोड़ा से भी गिर गए थे, और बहुत ज्यादा अल्कोहल वगैरह भी लेते थे, और डेथ जब हुआ उस समय इनका एज था 64 इयर्स। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1949, awarded for his powerful and artistically unique contribution to the modern American novel. His novel speech emphasizing humanity's endurance is iconic. नोबेल प्राइज मिला था इनको 1949 में, और पावरफुल और आर्टिस्टिक जो यूनिक कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न अमेरिकन नॉवल के लिए, मतलब मॉडर्न जो अमेरिका का नॉवल है उसमें इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा था, इसलिए इनको अवार्ड मिला था। और इंड्योरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस होता है शायद, हाँ ह्यूमैनिटी इंड्योरेंस, मतलब ह्यूमन बीइंग जो टॉलरेट करता है चीजों को, सफरिंग को, वो सब को बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करते थे अपने
क्रिएशन में पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन 1955 और फेबल 1963 पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत दी रिवर्स पुलिट्जर प्राइज मिला 1955 में ये फेबल वर्क के लिए और 1963 जो मरणोपरांत मिला दी रिवर्स इसके लिए। नेशनल बुक अवार्ड 1951 कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर 1955 और फेबल। नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है 1951 में फेबल के लिए और कलेक्टेड स्टोरीज के लिए। वो हेनरी अवार्ड फॉर शॉर्ट स्टोरीज लाइक बार्न बर्निंग 1939, लीजियन ऑफ ऑनर फ्रांस फॉर हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस, अदर अवार्ड इलेक्टेड टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 1948। ये सब इनका अवार्ड है। वो हेनरी अवार्ड, लीजन ऑनर, अदर्स अवार्ड। बार्न बर्निंग क्रिएशन 1939 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस में भी मिला है ऑर्डर, इनका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में उसके लिए। बाकी जो अवार्ड है इलेक्ट हुए थे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर में 1948 में। Literary legacy, Faulkner's legacy is monumental, particularly in modernist and southern Gothic literature. Yokna-Patawpa County, a fictional Mississippi county inspired by Lafayette County, serving as the setting for most of his works. It encapsulates the South's history, racial tensions. इनका जो लेगेसी है मतलब वगैरह मॉडर्न और साउथ गॉथिक लिटरेचर में मॉन्यूमेंटल है, मतलब जो बहुत ही ये एडजेक्टिव है कुछ, मतलब इनका योगदान बहुत रहा है गॉथिक लिटरेचर में। योकना-पटाओका काउंटी ये जो है एक इमेजिनेटिव मिसिसिपी का एक जगह है जो लेफेट काउंटी से इंस्पायर्ड है और बहुत सारे वर्क में ये जो फिक्शनल योकना-पटाओका है ये यूज हुआ है। साउथ का हिस्ट्री, साउथ अमेरिका, रेशियल टेंशन, एरिस्टोक्रेसी का डिक्लाइन, ये सब चीज जो है इनके वर्क में मिलता है। एरिस्टोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एनार्की टाइप कुछ है शायद ना। हाँ, इनोवेशन एरिस्टोक्रेसी उनको बोलते हैं जो रिच लेवल का रहता है, हाई लेवल वाला। अच्छा, उसका मतलब अपर क्लास का जो गवर्नमेंट है वैसा। अपर क्लास। चलिए नेक्स्ट। हाँ, रिच लोगों का गवर्नमेंट मतलब था ना, जिसमें केवल अमीर लोगों को ही सारा राइट्स रहता था कुछ ऐसा। वो समय नैरेटिव इनोवेशन is use of consciousness, multiple perspectives, and non-linear timelines influenced writers like Gabriel Garcia Marquez, Toni Morrison, and Cormac McCarthy. Themes explored universal themes like time, memory, guilt, race, family, and the decline of Southern aristocracy, often through a tragic lens. Stream of consciousness, जिसपे क्या होता है इसमें इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है ना, ये टर्म। और बहुत सारा पर्सपेक्टिव में जो है और नॉन लीनियर टाइमलाइन, ये सब इनसे जो है इन्फ्लुएंस्ड हुए जो राइटर वो है गैब्रियल गार्सिया मार्केज,
टॉनी मॉरिसन और कॉर्मेक मैकार्थी, ये लोग जो है हाँ विलियम फॉकनर से प्रभावित थे इनके हाँ, ये सभी वर्क से। राइटर जैसे थे। Themes explored universal themes like time, memory, guilt, grief, family, ये सब जो है यूनिवर्सल थीम को एक्सप्लोर किए, जैसे टाइम, मेमोरी, गिल्ट, रेस, फैमिली और साउदर्न एरिस्टोक्रेसी। अमेरिका के साउथ में जो एरिस्टोक्रेसी था उसका जो पतन हुआ, वो सब चीज के बारे में ये लिखे। ऑफन ट्रेजिक लव, मतलब वहाँ का जो सफरिंग है, जो ट्रेजेडी है, वो सबको ये शो करते थे अपने वर्क में। कल्चरल इम्पैक्ट, हिज वर्क्स critic the South racial and social history, making him a key figure in American literature and Southern studies. Global impact, Faulkner's complex style and universal themes earned him international acclaim, particularly in Europe and Latin America. Cultural impact, मतलब कल्चर का जो प्रभाव है इनके वर्क में, साउथ का रेशियल और सोशल हिस्ट्री, साउथ में जो मतलब रेशियल जो हिस्ट्री रहा है और सोशल हिस्ट्री, वो सब इनके वर्क में मिलता है। और ये सब के कारण ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर बन के उभरे अमेरिकन लिटरेचर में और साउदर्न स्टडीज में, अमेरिका का साउथ का स्टडीज में। ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी था, कॉम्प्लेक्स स्टाइल, मतलब इनका जो राइटिंग है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा था। यूनिवर्सल थीम, जो ऊपर हम लोग पढ़े, टाइम, गिल्ट, ये सब के बारे में जो लिखे, ये सब के कारण ये जो है इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पहचाने गए, यूरोप में और लैटिन अमेरिका में। नॉवेल्स, Faulkner wrote 19 novels, many set in Yokna-Patawpah County, fictional city. His major novels are analyzed below with characters, themes and significance. ये 19 नॉवेल्स लिखे थे, जिसमें अधिकतर नॉवेल्स योकना पटाओपा काउंटी में जो है लिखा में था। मीन्स ये यूज हुआ था योकना पटाओपा, जो फिक्शनल सिटी है, रियल नहीं है। और इनका जो अधिकतर नॉवल है उसमें जो कैरेक्टर्स है वो सबको नीचे एनालाइज किया गया है, थीम और सिग्निफिकेंस। जैसे फर्स्ट है सोल्जर्स पे, 1926 में आया है। जीने, ये नॉवल है। प्लॉट, अ वुंडेड वर्ल्ड वॉर वन वेटरन डोनाल्ड मेहन रिटर्न्स होम टू जॉर्जिया accompanied by comrades facing alienation and fractured society. एक कैरेक्टर्स है डोनाल्ड मेहन, इंजर्ड सोल्जर है, symbolizing war's devastation. Margaret Powers, a widow who cares for Donald, representing compassion. Joe Gilligan, Donald's loyal friend, embodying camaraderie. नॉवल है ये सोल्जर्स पे, 1926 में आया था। इसमें एक जख्मी वर्ल्ड वॉर वन का सोल्जर है, नाम है डोनाल्ड मेहन, जो अपने घर लौटता है जॉर्जिया में, और उसके साथ कुछ और भी सोल्जर्स है, जिसमें फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो बिखर गया था सोसाइटी, वो सबको शो किया गया है। इसमें मेन कैरेक्टर है डोनाल्ड मेहन, जो एक जख्मी सोल्जर है, जो वर्ल्ड वॉर वन का जो डिवास्टेशन है, जो उसके बाद जो तबाही हुआ, वो सबको दिखलाता है। मार्गरेट पावर्स, ये एक कैरेक्टर है जो विधवा है, जो डोनाल्ड का केयर करती है, जो दिखाता है कॉम्पेशन। जो गिलिगन है, डोनाल्ड का बहुत ही लॉयल फ्रेंड है। कैमल डेरी, ये बताता है, इस सबका मीनिंग देखना होगा, कुछ टर्म है जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। बोले किसका देखना सर?
कैमेरेडेरी क्या होता है सब? मतलब एक वीडियो को भी इसमें शो किया गया है सोल्जर्स पे में, जो डोनाल्ड का ख्याल रखती है जब वो जख्मी हो जाता है। जो गिलिगन इनका लॉयल फ्रेंड है, बहुत ही विश्वास पात्र मित्र है। थीम है एलिनेशन एंड ट्रॉमा ऑफ वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रॉमा हुआ था, जो मतलब भाई का जो वातावरण हो गया था, वो सबको दिखलाया गया इस नॉवल में। डिसइल्यूजनमेंट इन पोस्ट वॉर अमेरिका, लव एंड लॉस इन अ फ्रैगमेंटेड सोसाइटी, analysis. Faulkner's debut novels reflects his early experimentation with modernist techniques and the psychological impact of World War I. Disillusionment, वार के बाद जो अमेरिका में जो हुआ था, जो सिचुएशन था, वो सब के बारे में बताया गया है। इल्यूजन मतलब होता है जो रियल नहीं है, यहाँ डिसइल्यूजनमेंट है मतलब जो रियल सोसाइटी है लड़ाई के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद, वो बताया गया है। लव और लॉस के बारे में बताया गया है, फ्रैगमेंटेड सोसाइटी, बिखरा हुआ सोसाइटी में। और ये मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट किए थे अपने नॉवेल्स में, क्योंकि ये मॉडर्न थीम्स है वर्ल्ड वॉर वन। और साइकोलॉजिकल मतलब वर्ल्ड वॉर वन का क्या साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ा, वो सब के बारे में इस नॉवल में मिलता है। सेकेंड है मॉस्किटोज, 1927 में आया ये नॉवल। A satirical portrayal of a group of artists and intellectuals on a yacht in New Orleans, exploring art, creativity, and human folly. Key characters है Patricia Robin, a young woman seeking freedom; Gordon, a brooding sculpture representing artistic isolation; Maureen, the wealthy hostess, a caricature of pretension. Theme है satire of artistic pretension, human vanity and superficiality, the clash between creativity and society. A lesser known work, it showcases Faulkner's early satirical voice and critique of intellectual. मतलब ये सटायर है टाइप का, जिसमें आलोचना किया जाता है। ऊपर का तो गायब हो गया, थोड़ा ऊपर कीजिए जी। चलिए थर्ड का देखिए, Satirist 1929, later expanded as Flags in Dust. ये सैटोरिस्ट नॉवल है, 1929 में आया था, बाद में फ्लैग्स इन द डस्ट इस नाम से इस नॉवल को जानते हैं। क्रॉनिकल्स द डिक्लाइन ऑफ aristocratic Satirist family, focusing on young Bayard Satirist struggle with his family legacy and trauma of war. मीन्स एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, वो इसमें बताया गया है इस नॉवल में। एक यंग बेयार्ड है, उसका स्ट्रगल बताया गया है, और वर्ल्ड वॉर के बाद का जो ट्रॉमा है वो इसमें है इस नॉवल में। की कैरेक्टर है बेयार्ड सैटोरिस, reckless here, haunted by his brother's death. Colonel John Satiris, the family patriarch, a Confederate hero. Narcissa Benbow, Bayard's love interest, symbolizing stability. ये बेयर्ड सैटोरिस है, ये रेकलेस हियर है, मतलब रेकलेस मतलब होता है केयरलेस, हियर मतलब जो बाद में जो सब कुछ संभालता है, क्या कहते हैं उसके लिए, टर्म यूज होता है हिंदी में, जो अपने ब्रदर के डेथ से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कर्नल जॉन सैटोरिस है, पैट्रियार्क फैमिली है, हीरो है वो इस नॉवल का। नार्सिसा बेनबो,
बेयार्ड का जो है वो बिलवेड है, ये स्टेबिलिटी शो करता है। थीम है डिक्लाइन ऑफ साउदर्न एरिस्टोक्रेसी, लेगेसी एंड बर्डन ऑफ हिस्ट्री, ऑनर एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। साउथ में जो एरिस्टोक्रेसी था उसका कैसे पतन हुआ अमेरिका में, वो इसमें बताया गया है। लेगेसी और बर्डन ऑफ हिस्ट्री, मतलब बहुत लंबे समय से एरिस्टोक्रेसी था, वो सब के बारे में इसमें बताया गया है। सेल्फ a recurring motif in Faulkner's works. It sets the stage for his exploration of southern decline. इसमें भी योकना पटाउपा काउंटी यूज हुआ है इस नॉवल में भी, और साउथ का कैसे डिक्लाइन हुआ है अमेरिका का उसके बारे में बताया गया है। साइटोरिस फैमिली के बारे में इस नॉवल में है। आगे है साउंड एंड द फ्यूरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है, विलियम फॉकनर का, 1929 में आया। A fragmented narrative of the Compson family's decline told through four perspectives, focusing on the loss of Caddy Compson and the family's disintegration. कॉम्पसन फैमिली का पतन के बारे में इसमें बताया गया है। 4 पर्सपेक्टिव है, मतलब 4 अलग अलग मतलब इसमें प्लॉट होगा या सेटिंग होगा। इसमें कैडी कॉम्पसन का लॉस और फैमिली का कैसे डिक्लाइन होता है वो इसमें बताया गया है। कैरेक्टर है बेंजी कॉम्पसन, द इंटेलेक्चुअल डिजेबल्ड नैरेटर सिंबलाइजिंग इनोसेंस। एक डिजेबल्ड है, मतलब विकलांग है बेंजी कॉम्पसन, और इनोसेंस वे दिखलाता है, मासूम है बहुत। क्विंटिन कॉम्पसन, ट्रेजिक हार्वर्ड स्टूडेंट, ओबेस्ड विद ऑनर एंड कैडी। एक ट्रेजिक हार्वर्ड का स्टूडेंट है क्विंटिन कॉम्पसन। जैसन कॉम्पसन, बीटर मटेरियलिस्टिक ब्रदर। बीटर कैरेक्टर है, मतलब कुछ नेगेटिव है उसमें, मटेरियलिस्टिक है, महत्वाकांक्षी। कैडी कॉम्पसन, सेंट्रल फिगर whose sexuality disrupts the family। ये सेंट्रल फिगर है कैडी कॉम्पसन, और जिसके कारण से फैमिली जो है डिसरप्ट, मतलब बिखर जाता है। डिजले, द ब्लैक हाउसकीपर, एम्बोडिंग इंडोरेंस एंड मोरालिटी। मतलब ब्लैक, मतलब अमेरिका में तो वाइट ब्लैक दोनों रहता है, साउथ में ब्लैक है, तो ये ब्लैक है। दिल से हाउसकीपर है, मतलब मेल सर्वेंट है। इंडोरेंस और मोरालिटी शो करता है इस कैरेक्टर में। थीम है टाइम एंड मेमोरी, नॉन लीनियर नैरेटिव, डिके ऑफ साउदर्न वैल्यूज, रेस, जेंडर एंड फैमिली डिसफंक्शन। Analysis, a modernist masterpiece, its stream of consciousness and shifting perspectives challenge readers. The novel's structure mirrors the chaos of the Compson family and South. Time, memory थीम है इसमें। जो नॉन लीनियर नैरेटिव है, नॉन लीनियर मतलब जो स्ट्रेट नहीं है। टाइम के बारे में, मेमोरी के बारे में, साउथ अमेरिका का जो साउदर्न पार्ट है उसका वैल्यू का कैसे डिके होता है, पतन होता है, वो बताया गया है। रेस, जेंडर और फैमिली डिसफंक्शन, मतलब फैमिली कैसे टूटता है, जेंडर और रेस, ये सब इसमें थीम है। मॉडर्न थीम में लिखा गया है, इसलिए मॉडर्निस्ट मास्टरपीस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें यूज हुआ है। और जो पर्सपेक्टिव है, चैलेंज भी बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। 20 गो नॉवेल है इनका, और सब 14 पेज का। अभी हम लोग 3 पेज खत्म किए हैं। चलिए आगे लग जाएंगे, साउथ के बारे आगे में बढ़ाएं। बताइए। दो दिन में करना पड़ेगा फिर।
तो हम सोचे ना कि बड़ा मैटर तैयार करते हैं इसका। फॉकनर बहुत प्रोमिनेंट राइटर है। हाँ। एज आई ले डाइंग 1930 में आया है, नॉवल है। Abandoned family's journey to bury their matriarch, AD narrated through multiple perspectives, revealing their motivations and conflicts. ये बंडेन फैमिली का जर्नी बताया गया है, जो अपने मैट्रियार्क के को कुछ बरी कहते हैं, एडी, और बहुत सारे पर्सपेक्टिव से ये इस नॉवल बताया गया है। मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। एक कैरेक्टर है एडी बर्डन, द डाइंग मदर हुज मोनोलॉग रिवील्स हर डिsillusionment। एक जो डाइंग मदर है, जो मीन्स जिनका डेथ हो रहा है, उनके बारे में बताया गया है। एडी बर्डन है वो। मोनोलॉग इसमें यूज हुआ है। एनसी बर्डन, द सेल्फिश पैट्रियार्क, Darl Bundin, the introspective son descending into madness. Jewel Burden, Eddie's favorite son symbolizing passion. David Dale, the daughter seeking an abortion representing female struggle. ये सब कैरेक्टर्स है। एनसी बर्डन है जो बहुत सेल्फिश है, डाल बर्डन है इंट्रोस्पेक्टिव है, और जो बाद में मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। जेवेल बंडन है, इसका एडी का फेवरेट सन पैशन को बताता है। डेविड डेल है, डॉटर है, जो एबॉर्शन होता है, ये दिखाता है फीमेल स्ट्रगल, सैड डेथ एंड मॉर्निंग, फैमिली डिस्फंक्शन, आइसोलेशन। वही चीज है साउथ में, जो कैसे फैमिली टूट रहा है, वो सब इसमें बताया गया है। एग्जिस्टेंशियल एब्सर्डिटी एंड ह्यूमन स्ट्रगल, ह्यूमन कैसे स्ट्रगल कर रहा है। एब्सर्डिटी मतलब एब्सर्ड मतलब जो मोरल नहीं है, मोरलिटी जहाँ नहीं है, नैतिकता नहीं है, वो सब चीज बताया गया है। एनालिसिस, its 59 narrators showcase Faulkner's innovative style. The novel blends dark humor with tragedy, exploring the human condition through a poor southern family. 59 नैरेटर्स है, जो फॉकनर का इनोवेटिव स्टाइल, इनोवेशन बताता है। डार्क ह्यूमर है यूज हुआ है इसमें। ट्रेजेडी है, ह्यूमन का कंडीशन बताया गया है। साउथ फैमिली, जो पूरा साउथ फैमिली है, वो सब के बारे इस नॉवल में बताया गया। सर बाकी 5 से कल नहीं करेंगे, बहुत जोर से नींद आ रहा है। अच्छे से रात भर कल जगे हुए थे। रात भर जगे नींद आ रहा है बहुत जोर। हाँ, शादी था ना, बहुत बड़ा है। अभी तो हम लोग 4 पेज पे पहुंचे हैं, टोटल 14 पेज का है, बड़ा है। आगे सेंचुरी है 1931, ये भी नॉवल है। A sensational tale of crime and corruption, focusing on temples, Drake's abduction, and the moral decay of the South. ये भी एक नॉवल है। सेंचुरी 1931 में आया था। क्राइम करप्शन के बारे में स्टोरी है। टेम्पल ड्रेक्स का एब्डक्शन मतलब किडनैप होता है, वो किडनैप कर लिया जाता है। साउथ का जो नैतिक पतन है, वो सब बताया गया है। अमेरिका का साउथ की कैरेक्टर्स है। टेम्पल ड्रेक, young woman whose assault symbolizes social corruption. Pope, the sadistic gangster embodying evil. Horace Benbow, the lawyer seeking justice, representing morality. मेन कैरेक्टर टेम्पल ड्रेक है इसमें। यंग वुमेन है जिसका असॉल्ट बताता है सोशल करप्शन। पोपे है, एक गैंगस्टर है जो इविल कैरेक्टर है, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर है। होरेस बेनबो है, एक लॉयर जो न्याय का मांग करते हैं। मोरलिटी, नैतिकता ये बताता है। थीम है मोरल डिके एंड करप्शन, वायलेंस, सेक्सुअलिटी, जस्टिस एंड सोसाइटल फेलियर। नैतिक पतन, करप्शन,
वायलेंस, सेक्सुअलिटी, जस्टिस, ये सब थीम है इसमें. एनालिसिस, फॉकनर्स मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवल, क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स ग्राफिकल कंटेंट बट प्रेज्ड फॉर इट्स क्रिटिक ऑफ साउदर्न सोसाइटी एंड जस्टिस. फॉकनर का सबसे कंट्रोवर्शियल नॉवल ये रहा सैंक्चुअरी. इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया इसके कंटेंट को लेके, लेकिन प्रेज किया गया क्योंकि ये साउथ का सोसाइटी और जस्टिस के बारे में जो है बताया गया है नॉवल में. अभी भी अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ साउथ में जाइएगा तो वहाँ क्राइम वगैरह भी कॉमन है. ड्रग लेके खुलेआम रोड में लेटा रहता है आदमी लोग. बिल्कुल अंडर डेवलप है सेंट्रल अमेरिका, साउथ के सब. आगे बढ़ाइए सर. हेलो हेलो हेलो. आगे बढ़ाइए, नींद लग जा आगे रहा है बढ़ाइए. तो कल से नहीं देखें, कल से देखेंगे ना. कल पे नींद आ जा रहा है. आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए. इसे है भी बहुत बड़ा है, एक दिन में खत्म भी नहीं हो पाएगा और नींद बहुत हैवी आ रहा है. मेरे को भेजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक ठीक भेज दे रहा हूं. ग्रुप में भेज दीजिए.